गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं बच्चों? ना केवल हमारा देश, संपूर्ण विश्व इस गहरी महामारी वाली समस्या से जूझ रहा है। तकरीबन 1,70,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 30 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। हाँ बच्चों, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। कोरोना जिसने कई चीज़ों को, हमारे जीवन की बुनियादी चीज़ों को बदल कर रख दिया है। हम लोग आज़ाद पंछियों की तरह से सड़क पर घूमते हुए थे। आज ये आलम है, हम लोग घरों में हैं। लेकिन बच्चों, घरों में हैं, महफूज हैं, सुरक्षित हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। बच्चों, आज आपसे जुड़ करके बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। आइए आज आपकी मातृभाषा हिंदी के विषय में बात करते हैं। हिंदी, मेरा हिंदी से तात्पर्य साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों से है। यद्यपि आप बच्चे अवगत होंगे कि हिंदी का प्रयोग सामान्य हिंदी के लिए नहीं, साहित्यिक हिंदी के लिए होता है। लेकिन मैं दोनों ही प्रकार की हिंदी को यहाँ साथ में लेकर के चलूँगा। बच्चों, आप कक्षा 11 से प्रमोट होकर के कक्षा 12 में आ चुके हैं। आप सबको मेरी हार्दिक बधाइयाँ। कक्षा 12 हिंदी, साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी का एक प्रश्न पत्र है और बच्चों वो 100 अंक का है। 100 अंक का प्रश्न पत्र है बच्चों। 100 अंक के प्रश्न पत्र में चाहे वो गद्य साहित्य हो और चाहे वो पद्य साहित्य हो, आप जानते हैं बच्चों कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के 5-5 प्रश्न बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय आप सबको प्राप्त होंगे और उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की। बच्चों, क्या आपके मन में कौतूहल नहीं होता? क्या आपके मन में जिज्ञासा नहीं है? ये हिंदी जो हम सबकी मातृभाषा है, ध्यान देंगे बच्चों, मातृ माँ, मातृ माता। भाषा, आप सबको पता होगा बच्चों, भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। भाष माने होता है कहना, संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ होना है कहना। अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में आप जानते हैं इसका अर्थ होता है नरेशन, कहना। तो ये हमारी मातृभाषा है जिसपे हमारा रोना, गाना, उठना, बैठना, खेलना सारा कुछ होता है। वो जो मातृभाषा हिंदी है, आखिर आपके मन में ये विचार कभी नहीं आया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, बच्चों आपको बड़ा जान करके आश्चर्य होगा कि हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। आप हतप्रभ हैं, आप विस्मित हैं, होना भी चाहिए। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा में हिंदी का अर्थ है हिंद से संबंधित, हिंद से संबंधित। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हिंद से संबंधित। वास्तव में ईरानी भाषा में वे लोग सा को हा कहते थे, इसीलिए हिंदी यानी सिंधी, सिंधी से ही हमारी हिंदी शब्द ईरानी भाषा में सा को
हा कहा जाने लगा, इसलिए सिंधी को हमने हिंदी कहा। हिंद से संबंधित यानी वो भाषा जो हमारे हिंदुस्तान की है, जो हमारे भारत की है, भारतवर्ष की है, उस भाषा की। आइए बच्चों कुछ पाठ्यक्रम की बात करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि प्रश्न पत्र आपका हिंदी में 1 होगा, 100 अंक का होगा। उस प्रश्न पत्र का सबसे प्रथम प्रश्न वह हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से होगा। तो क्यों ना अपने बच्चों को ये बताया जाए कि हिंदी गद्य का काल विभाजन कैसे किया जाता है। बच्चों, काल विभाजन इसलिए क्योंकि जब तक हमारे बच्चे काल विभाजन से, टाइम डिवीजन से रूबरू नहीं होंगे, सुपरिचित नहीं होंगे और उस तरह से रचनाओं का अध्ययन नहीं करेंगे, उनके वो जो 5-5 अंक हैं वो प्राप्त करने में उन्हें दिक्कत होगी। आइए बच्चों, हिंदी भाषा वृहत, दुनिया की सबसे अजीम शान भाषाओं में से एक है। बच्चों, सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गद्य साहित्य, आप जानते हैं गद्य को अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं। इसमें तुकांत नहीं होता, इसमें राइमिंग नहीं होती। बच्चों, हम लोग जैसी भाषा आम जिंदगी में बोलते हैं उसी भाषा को हम, उसी लहजे को, उसी तरीके को हम गद्य कहते हैं। अगर हमारी भाषा में लयात्मकता है, अगर हमारी भाषा में तुकांत है, अगर हमारी भाषा में राइमिंग है, तो उस भाषा को हम काव्य रूप कहते हैं। यहाँ पर मैं गद्य की बात कर रहा हूँ। बच्चों, गद्य की बात मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले के काल को हम पूर्व भारतेंदु युग कहते हैं। और बच्चों, आपको पता होगा कि पूर्व भारतेंदु युग के पहले हमारी जो भाषा का रूप था वह रूप अपभ्रंश था। हिंदी देवनागरी लिपि की भाषा हिंदी पूर्व भारतेंदु युग के पहले अपभ्रंश रूप में थी। और पूर्व भारतेंदु युग बच्चों 13वीं शताब्दी से लेकर 1850 ईस्वी तक इसकी गणना की जाती है, माना जाता है। अनेक प्रकार के तरह तरह के मनीषियों, भाषाविदों ने, महनीय लोगों ने काल में थोड़ा सा उनके मतांतर है। लेकिन बच्चों, यहाँ जो मैं बता रहा हूं ये कई मनीषियों, भाषाविदों और महनीय साहित्यकारों की काल विभाजन को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका वर्गीकरण किया है और यह सर्वथा शुद्ध है। तो बच्चों, पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी से लेकर 1850 ईस्वी तक, आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले का काल है। उसके बाद का काल आता है बच्चों भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हिंदी का शैशव काल था, हिंदी का आरंभिक काल था। हिंदी यानी खड़ी बोली वाली हिंदी, यह 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक इसका जो प्रसार है, इसका जो एक्सपेंशन है वो 50 वर्षों तक यानी आधे शतक तक हुआ। उसके उपरांत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन साहित्यालोक में हुआ, साहित्याकाश में हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचनाओं से इस युग का प्रतिनिधित्व किया, द्विवेदी युग कहलाया। यह 19वीं शताब्दी 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक इस युग का प्रसार रहा। उसके उपरांत बच्चों छायावादी युग, हिंदी साहित्य, काव्य साहित्य, गद्य साहित्य का सबसे समृद्ध काल, हृदय को स्पर्श करने वाला काल, आकाश के बादलों से लेकर पेड़ दरख्तों की हरियाली से लेकर सरिताओं के बहने का काल, हृदय के दर्पण को छूने का कार्य छायावादी युग। आप जानते हैं बच्चों, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला हमारे इसी युग के महनीय साहित्यकार हैं। इस काल का जो प्रसार है
इस साल का जो एक्सपेंशन है वो 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक है। बच्चों, इस छायावादी युग को अगर हम एक दूसरा नाम दें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी की मातृभाषा हिंदी के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, जिन्होंने भाषा को परिष्कृत करने का दायित्व लिया था, उनके नाम से भी इस काल को जाना जाता है। छायावादी युग अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग, अर्थात इसी काल को हम शुक्ल युग भी कहते हैं। इसके उपरांत बच्चों अगले सोपान पर हम बढ़ते हैं, छायावादोत्तर युग। छायावाद के उपरांत का काल, छायावाद के बाद का काल बच्चों संप्रति 1936 से लेकर आज तक यह चला आ रहा है। इसमें प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, आधुनिक कविता, नाना प्रकार की विधाएं इसमें जन्म ले रही हैं। इस काल को आप चाहें हम लोग इसका दूसरा नाम भी रख सकते हैं, शुक्लोत्तर युग। शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उपरांत का काल अर्थात शुक्लोत्तर युग, या दूसरे शब्दों में छायावादोत्तर युग। बच्चों, आशा है कि गद्य के काल विभाजन का रूप आपको मोटे मोटे समझ में आ गया होगा। बच्चों, अक्सर आपकी परीक्षाएं हम जो पढ़ते हैं उनका कहीं ना कहीं से परोक्ष और अपरोक्ष संबंध हमारी परीक्षा प्रणाली से आता है। परीक्षा प्रणाली अर्थात जो आप माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में आप लेखन का कार्य करते हैं, अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें उनका कार्य करते हैं। तो बच्चों, अक्सर जहां तक मैंने देखा है, मेरे तकरीबन 25 वर्षों के शिक्षण का जो अनुभव है, मैं उसका एक सार बताता हूं। मैंने शुरुआती प्रश्नों में बच्चों अक्सर देखा है कि खड़ी बोली के प्रारंभिक उन नायकों में से, यहां मैंने देखे जो 4 महनीय लोगों के नाम लिख रखे हैं, हिंदी की 4 दैवीय विभूतियों के नाम लिख रखे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों, पूर्व भारतेंदु युग में मुंशी सदा सुखलाल, आपने सुख सागर की रचना की। आज आप नहीं हैं, लेकिन हिंदी भाषा, हिंदी मातृभाषा आपको कभी विस्मृत नहीं कर सकती। उसके उपरांत नाम आता है बच्चों मुंशी इंसा अल्लाह खां का। अक्सर प्रश्न आता है और सारी माध्यमिक शिक्षा परीक्षाओं में इनकी रानी केतकी की कहानी, हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय रचना है मुंशी इंसा अल्लाह खां की। उसके उपरांत बच्चों सदल मिश्र जी, नासिकेतोपाख्यान आपकी रचना है। बच्चों, ये जहां पर हैं, जैसे भी हैं, जिस दशा अथवा हालत में हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस चीज को लिखने की जरूर आप कोशिश करिएगा, इसे दोहराइएगा। सबसे अंत में आते हैं बच्चों लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर। बच्चों, मेरा ये कहने का मकसद है कि जब भी हिंदी गद्य का काल विभाजन होता है, काल विभाजन के समय की जो आरंभिक रचनाएं हैं, उन रचनाओं में 1 अंक का प्रश्न इन 4 विभूतियों से अवश्य आता है। बच्चों, एक भरोसा ही नहीं, आप पर विश्वास भी है मुझे कि ये जो शुरुआती कक्षा है, आपसे रूबरू होने का जो मौका है, इसका आपने लाभ उठाया होगा। समय बहुत मुश्किल है, स्थितियां बहुत कठिन हैं, पूरा का पूरा देश, समाज, लोग सब घरों में बैठ गए हैं और बच्चों उसकी मंशा है हम सुरक्षित रहें। इससे बड़ा कार्य है हम दूसरों को सुरक्षित बनाएं। आइए प्रण लें, हम लोग घरों में रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और हम अध्यापक लोग ये वादा करते हैं कि आपके पढ़ने की सारी व्यवस्थाएं नियमित क्रम में करते रहेंगे। बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका नमस्कार, धन्यवाद।